ईयर 1850 को दिखाते हुए इस मूवी का स्टार्ट होता है। वहीं पर हमें एक राइटर दिखाया जाता है जो कि काफी फेमस था। वो राइटर इस जगह का नहीं था बल्कि वो यहाँ पर किसी से मिलने आया था। वो राइटर एक घर के डोर पर नॉक करता है, लेकिन उस घर में जो लेडी रहती थी वो उस राइटर को वापस जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो समझ रही थी कि शायद वो कोई कस्टमर होगा। लेकिन वो राइटर उस लेडी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं एक राइटर हूँ, ना कि कोई कस्टमर। वो लेडी फौरन समझ जाती है और दरवाजा खोलकर उस राइटर को अंदर बुला लेती है। वो राइटर इस घर में इस लेडी के हस्बैंड से मिलने आया था और इस लेडी के हस्बैंड का नाम थॉमस था, जो कि एक बूढ़ा इंसान था। यहाँ पर वो राइटर उस बूढ़े आदमी यानी थॉमस से कोई स्टोरी सुनने आया था, लेकिन जैसे ही वो राइटर थॉमस से मिलता है, थॉमस उसकी इंसल्ट करने लगता है कि क्या तुम पागल हो, इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। लेकिन वो राइटर थॉमस के गुस्से को इग्नोर करता है। वो थॉमस को कहता है कि मैं आपके पास एक कहानी सुनने आया हूँ। यहाँ पर वो राइटर थॉमस को पैसों की ऑफर भी करता है कि अगर आप मुझे वो कहानी सुना दें तो मैं आपको अपने सारे पैसे दे दूंगा। ये कहते ही वो राइटर थॉमस के सामने अपने सारे पैसे भी रख देता है, लेकिन थॉमस इस ऑफर से साफ इनकार कर देता है और वो उस राइटर को कहता है कि तुम जाओ और गवर्नमेंट हिस्ट्री चेक करो, वहां पर तुम्हें वो कहानी मिल जाएगी। लेकिन वो राइटर थॉमस को कहता है कि मैंने वो रियल स्टोरी आपके मुंह से सुननी है, ना कि किसी गवर्नमेंट हिस्ट्री को चेक करना है। ये बात सुनकर थॉमस को राइटर पर गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। साथ साथ थॉमस ये भी कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये बात सुनकर वो राइटर अपसेट होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जो थॉमस की वाइफ होती है वो राइटर को वहां से जाने नहीं देती, वो उसका रास्ता रोक लेती है। थॉमस की वाइफ राइटर से माफी भी मांगती है उसके हस्बैंड के बिहेवियर पर। थॉमस की वाइफ राइटर को कहती है कि तुम उसकी किसी भी बात का माइंड मत करना, क्योंकि उस स्टोरी के बारे में थॉमस ने आज तक किसी को भी नहीं बताया, इवन मुझे भी नहीं। और यहाँ पर थॉमस की वाइफ खुद थॉमस के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी स्टोरी सुनाए और उस इंसिडेंट के बारे में जो उनके साथ पेश आया था। तो फाइनली थॉमस अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट सुनकर स्टोरी सुनाने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो लोग काफी गरीब थे, उन्हें पैसों की जरूरत भी थी, इस वजह से भी थॉमस को मानना पड़ता है। थॉमस उस राइटर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितनी तुम बर्दाश्त कर सकोगे, क्योंकि ये कोई आम बच्चों की कहानी नहीं थी बल्कि ये काफी दुखी कहानी थी। थॉमस बताता है कि ये मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मुझे चेंज कर दिया। और अब थॉमस अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। ये ईयर 1820 होता है। ये उस वक्त की बात है जब समंदर में वेल का शिकार किया जाता था। अब क्योंकि वेल का ऑयल काफी महंगा था इसीलिए उसका शिकार किया जाता था। उस वक्त काफी लोग वेल के ऑयल का बिजनेस किया करते थे और ये चीज उनमें कोई नॉर्मल नहीं थी, बल्कि लोगों को तो वेल का शिकार करने का, उसका ऑयल निकालने का बहुत ज्यादा क्रेज था। इवन लोग इस बात पर बेट भी लगाया करते थे कि जितने भी शिप समंदर में जा रहे हैं उसमें से ज्यादा ऑयल कौन सा शिप लेकर आएगा। वहीं पर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओविन। ओविन जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। ओविन की एक वाइफ भी थी, इसका मतलब ये था कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था। ओविन जिस कंपनी के लिए काम किया करता था उनका काम भी ये था कि वो वेल्स का शिकार किया करती थी। जाहिर सी बात है ये कंपनी भी ऑयल हासिल करने के लिए ऐसा किया करती थी। ओविन उस कंपनी के हेड से मिलता है। वो ओविन को बताते हैं कि इस बार हम समंदर में वेल का शिकार करने के लिए अपना सबसे एक्सपेंसिव शिप भेजने वाले हैं। वो लोग ओविन को कहते हैं कि उस शिप का ऑफिसर हम तुम्हें बनाकर भेजने वाले हैं। ये बात सुनकर ओविन काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने ओविन से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम तुम ही कैप्टन बनोगे, लेकिन उन लोगों ने अपना वादा पूरा नहीं किया क्योंकि वो तो कैप्टन किसी और को बना रहे थे और जिसको वो कैप्टन बनाना चाहते थे उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज असल में कंपनी के एक ऑनर का बेटा था। इस बार भी कंपनी के वो हेड्स ओविन से प्रॉमिस करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे। अब क्योंकि ओविन एक काबिल इंसान था इसीलिए उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है और इसीलिए ओविन उनकी ये बात मान लेता है और वो उन लोगों को कहता है कि मुझे रिटर्न फॉर्म में दो कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ही कैप्टन बनाओगे। फिर हम देखते हैं कि ओविन अपने सफर पर जाने के लिए तैयारियां वगैरह कर रहा था। ओविन की वाइफ उसके जाने पर ज्यादा खुश नहीं थी। वो ओविन को कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत जल्द से जल्द वापस आओगे। ओविन की वाइफ उसे एक लॉकेट भी पहना देती है ताकि ओविन को उसका ये प्रॉमिस याद रहे। इसके बाद हमें वही लड़का जॉर्ज दिखाया जाता है जो कि कैप्टन था। वहीं पर जॉर्ज का फादर भी था। जॉर्ज का फादर उसे कहता है कि बेटा जाओ और कामयाब होकर ही वापिस आना। फिर वो सब लोग जिन्होंने शिकार पर जाना था वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को भेजने के लिए वहाँ पर सिटी के काफी लोग भी आए होते हैं। वहीं
पर हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है थॉमस। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही यंग थॉमस है जो हमें स्टोरी सुना रहा है, जो कि अब बूढ़ा हो गया है। थॉमस जो कि शिकार के लिए फर्स्ट टाइम जा रहा था समंदर में। उसी शिप पर ओविन का बचपन का फ्रेंड भी था और उसके बाकी फ्रेंड्स भी थे और साथी थे। इसके बाद ओविन और कैप्टन जॉर्ज एक दूसरे से मिलते हैं और बस यहीं से उन दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है, क्योंकि जॉर्ज अपने कैप्टन होने का रोब ओविन पर जमा रहा था। लेकिन ओविन तो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जॉर्ज कैप्टन था और उसे उसके अंडर ही काम करना था। फिर ये लोग अपने सफर पर चल पड़ते हैं और थोड़ी ही दूर जाते ही शिप में खराबी हो जाती है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे शिप एक जगह पर फंस गया हो। लेकिन यहाँ पर ओविन अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उस डिफिकल्ट कंडीशन को टैकल करता है बहुत अच्छे से। अब जाहिर सी बात है, ओविन ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन जो कैप्टन जॉर्ज था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये कि उसमें कोई भी ऐसी स्किल्स, ऐसी एबिलिटीज नहीं थी। इसीलिए जब वो ओविन की एबिलिटीज, ये स्किल्स देखता है तो वो जेलस हो जाता है ओविन से और इस बात का बदला वो रात को डिनर पर ओविन से लेता है। जॉर्ज ओविन की काफी इंसल्ट करता है कि तुम गरीब हो और सिर्फ एक फार्मर के बेटे हो। अब क्योंकि ओविन से ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है और अपने साथियों को कहता है कि हमने कल सुबह जल्दी उठना है। उस शिप पर हम ये बात नोटिस करते हैं कि गरीब लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें हमेशा छोटा ही समझा जाता था। नेक्स्ट डे जॉर्ज फिर से ओविन को ऑर्डर लगाने लगता है। अब ना चाहते हुए भी ओविन को जॉर्ज का ऑर्डर मानना ही पड़ता था। लेकिन फिर तभी ओविन का ध्यान एक समुद्री तूफान पर जाता है। वो ये बात जॉर्ज से शेयर करता है कि आगे समुद्री तूफान है, हमारे लिए खतरा है, इसीलिए हमें शिप को वापस मोड़ लेना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ओविन की ये बात नहीं मानता और शिप को तूफान में ही ले जाने का ऑर्डर दे देता है। और जब वो लोग तूफान में एंटर करते हैं तो वो लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तूफान में भी ओविन चिल्ला रहा होता है कि शिप को वापस मोड़ लिया जाए जल्दी से। लेकिन जॉर्ज अभी तक अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था और वो शिप को और ज्यादा तूफान के अंदर ले जाता है। ऐसा करने से उनके लिए काफी खतरा था, उनकी जान का खतरा, शिप डूबने का खतरा। लेकिन किसी तरह करके वो तूफान से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज ओविन को कहता है कि तुम सबके सामने मुझसे सॉरी बोलोगे और हम इस शिप को वापस अपने आइलैंड पर लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम वेल का शिकार किए बगैर ही यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ओविन जॉर्ज को काफी समझाने की कोशिश करता है कि देखो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, हम वापस खाली हाथ नहीं जा सकते क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल है। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम तेल लेकर ही वापस लौटेंगे। और यहाँ पर ओविन जॉर्ज को राजी कर लेता है, इसीलिए वो लोग वापस जाने की बजाय अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी वेल्स मिल जाती हैं। वो लोग वेल्स का शिकार करने के लिए अपनी बोट पर ही निकल जाते हैं। तभी ओविन एक वेल पर अटैक कर देता है और वो वेल पहले तो बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो मर जाती है। बाद में वो लोग उस वेल को शिप पर ले आते हैं और वो लोग उसका तेल निकालने लग गए। उन लोगों ने अब वेल के अंदर भी तो किसी को भेजना ही था। अब क्योंकि थॉमस साइज में काफी छोटा था, इसीलिए ओविन वेल के अंदर थॉमस को भेजता है। फिर शिकार किए उन्हें काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। और मुसीबत की बात तो ये थी कि उनके खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब क्योंकि वो लोग ज्यादा आगे तक नहीं गए थे, इसीलिए वो बीच में एक आइलैंड पर रुक जाते हैं। वहीं पर वो लोग एक कैप्टन से मिलते हैं और वो भी वेल की शिकार के लिए ही वहाँ पर आया था। वो सब लोग उस आदमी से मिलते हैं और वो उन लोगों को अपने शिकार की आखिरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हम समंदर की बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे, जहाँ पर उनका सामना समंदर की सबसे बड़े व्हेल से हुआ और वो व्हेल बहुत ज्यादा लंबा और बड़ा था, जिसे ग्रेट व्हेल कहा गया है। लेकिन ग्रेट व्हेल ने उनके शिप पर अटैक कर दिया, जिससे उनका शिप डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे कैप्टन का एक हाथ और एक बाजू टूट गया और उसके बाकी साथी भी मर गए। लेकिन वो लोग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। वो सोच रहे थे कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, इसीलिए वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इन लोगों के दिल में लालच आ गई थी कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल है। इसके बाद वो उस लोकेशन पर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें डायरेक्ट 14 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है और इतना ज्यादा सफर करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका उस कैप्टन ने इन लोगों को बताया था। और जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल था, वो सब लोग अपने अपने हथियार लेकर, बोट्स लेकर उस जगह पर जाने लगे। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि ओवन की बोट पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बोट से गिर जाते हैं और यहाँ पर वो लोग
फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा व्हेल, वो ग्रेट व्हेल देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही व्हेल था जैसे उस कैप्टन ने स्टोरी सुनाई थी, लेकिन वो ग्रेट व्हेल फिर वहाँ से जाने लगी। लेकिन ओवेन के जो बाकी साथी थे वो अभी तक बोट में ही बैठे हुए थे, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो एक व्हेल पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो व्हेल को तो मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करता देख वो ग्रेट व्हेल देख लेती है, इसीलिए वो सीधा आकर उनकी शिप पर ही अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शिप डूबने लगती है। जॉर्ज भी बोट में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो उस व्हेल को वहीं पर छोड़कर वापस अपने शिप की तरफ आने लगता है। अब क्योंकि उनका शिप डूबने लगा था तो इसीलिए जॉर्ज सबको ऑर्डर देता है कि वो शिप को छोड़ दे जल्दी से। वो सब लोग अब बोट्स में आ गए और जितना भी खाना पीना उनके हाथ लग गया था वो उसे ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलने के लिए समुद्री मैप को देख रहे थे, लेकिन उन लोगों का वहाँ से निकलना अब काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो लोग फिर से एक समुद्री तूफान में फंस चुके थे। इसी तूफान में ओवेन का बचपन का फ्रेंड भी काफी इंजर्ड हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। ओवेन अपनी जख्मी फ्रेंड की मदद किया करता था, जबकि ओवेन के बाकी साथियों को वो सिर्फ बोझ ही लग रहा था और कुछ नहीं। इसके बाद हमें एक महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर इन लोगों के पास अब खाना भी खत्म हो गया था। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अनकरीब वो मरने वाले थे। लेकिन तभी उनके एक साथी को जमीन नजर आ जाती है, इसीलिए उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो उस जमीन की तरफ जाने लगते हैं। अभी वो लोग बस किनारे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि ओवेन को वहाँ पर कुछ फील होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट व्हेल थी, जो कि उन सारी बोट से टकरा जाती है और उनकी बोट्स टूट जाती हैं। तब वो लोग समंदर की लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाते हैं, और अब उन लोगों की हालत किसी जानवर से कम तो नहीं थी। यानी आइलैंड पर आकर उन्हें जो कुछ भी मिलता जा रहा था वो उसे ही खा रहे थे जिंदा रहने के लिए। फिर जॉर्ज अपने साथियों को आग जलाने के लिए बोलता है, जिससे होगा ये कि अगर समंदर में कोई शिप होगा तो वो उन लोगों को देख लेगा और उन्हें वहाँ से ले जाएगा। जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो एक बंजर आइलैंड था, वहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। फिर एक दिन खाने की तलाश में उन्हें उस आइलैंड पर एक केव मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पहले भी लोग आकर फंस चुके थे, लेकिन उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि वो भी एक दिन उन्हीं लोगों की तरह मर जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपनी टूटी हुई बोट्स को रिपेयर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग आइलैंड पर रहने का ही डिसाइड करते हैं, और उन लोगों में ओवेन का बचपन का फ्रेंड भी शामिल था। लेकिन जाते जाते ओवेन अपने फ्रेंड से प्रॉमिस करके जाता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर लेकर आऊंगा। फिर इसके बाद हमें 48 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, और उन लोगों का काफी बुरा हाल था। खाए पिए बगैर वो लोग बहुत मुश्किल से ही जिंदा थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका एक साथी मर जाता है। तब ओवन का एक फ्रेंड उसकी डेड बॉडी को समंदर में फेंकने वाला था, लेकिन फिर वो लोग एक काफी अजीब चीज डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको फेंकेंगे नहीं बल्कि हम इसको खा लेंगे। अब क्योंकि ऐसा करना तो उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सब लोग इस बात की वजह से काफी अपसेट भी होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए अब उन्हें कुछ तो करना ही था ना, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि वो बिल्कुल बेबस थे। इसीलिए वो अपने उस फ्रेंड को खा लेते हैं, और कहानी फिर वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हमें बूढ़ा थॉमस दिखाया जाता है। जहाँ पर थॉमस काफी दुखी था कि उन्हें अपने ही साथियों की डेड बॉडी को खाना पड़ा। लेकिन तभी ओवेन की वाइफ भी वहाँ पर रोती हुई आ जाती है। वो अपने हस्बैंड की दुख भरी कहानी सुनकर और ज्यादा दुखी हो गई थी। फिर वो थॉमस को कहती है कि इसकी आगे की स्टोरी सुनाओ। फिर उस इंसिडेंट के बाद एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अभी तक समंदर में फंसे हुए थे और वहीं पर भटक रहे थे। अब क्योंकि भूख की वजह से उनका काफी बुरा हाल था, इसीलिए वो मजबूर होकर सरवाइव करने के लिए आपस में ही एक गेम खेलते हैं, जिस गेम में अगर कोई हार जाता था तो उसे मार दिया जाता था, और बाद में वो सारे साथी मिलकर उसे खा लेते थे। फिर एक दिन वो कैप्टन जॉर्ज हार जाता है। जॉर्ज अपने कजन को गन देकर कहता है कि तुम मुझे शूट कर दो और मुझे मार डालो, लेकिन जॉर्ज का वो कजन उसे शूट करने की बजाय खुद को ही शूट कर लेता है और बाकी लोग उसे खा लेते हैं। फिर एक दिन उन्हें फिर से वही ग्रेट व्हेल दिखाई जाती है। तब ओवेन उस व्हेल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ओवेन उस व्हेल की आंख देख लेता है, इसीलिए ओवेन उस व्हेल पर अटैक नहीं करता और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर काफी दिन बाद एक शिप दिखाया जाता है, और उस शिप के लोग जॉर्ज की बोट को देख लेते हैं, इसीलिए वो लोग उनकी हेल्प करते हैं। और जब शिप का कैप्टन ये देखता है कि बोट में इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं, तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है। और वो बोट जिसमें ओवेन और थॉमस थे
क्योंकि वो तो दूसरी बोट से अलग हो चुकी थी। ओविन और थॉमस का काफी बुरा हाल था, वो मर रहे थे। लेकिन फिर तभी ओविन की नजर एक शिप पर पड़ती है और वो हेल्प के लिए उस शिप को बुला लेते हैं और फिर इस खतरनाक सिचुएशन से वो बाहर आ जाते हैं। फाइनली उन लोगों को बचा लिया जाता है और कुछ दिनों बाद उन्हें उनके घर पर लाया जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उन लोगों को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये तो कब से ही मर चुके होंगे। वहीं पर ओविन की वाइफ भी उसके लिए वेट कर रही थी। ओविन की वाइफ जल्दी से उसके पास आती है और वो दोनों मिलते हैं। फिर उसी दिन ओविन और थॉमस मिलते हैं, जहाँ पर ओविन थॉमस को निशाने के तौर पर अपने वेल पिन दे देता है। इसके बाद कंपनी के लोग ओविन और जॉर्ज को बुलाते हैं उनसे स्टोरी सुनने के लिए जो उनके साथ समंदर में बीत चुका। अब क्योंकि उनकी बात पर बिलीव तो किया जाने वाला नहीं था, इसीलिए ओविन वहाँ से जाने लगता है। ओविन जाते जाते जॉर्ज को कहता है कि तुम अपने कैप्टन होने का फर्ज अदा कर दो, इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। जहाँ पर जॉर्ज पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन फिर वो सारी बात सच बता देता है। लेकिन कंपनी के जो लोग होते हैं वो कोई मनगढ़ंत कोई झूठी कहानी ही बता देते हैं। इसके बाद हमें फिर से ओविन दिखाया जाता है। अब क्योंकि ओविन को अ काइंड ऑफ नई जिंदगी मिली थी, इसीलिए वो अपनी न्यू लाइफ का बड़े अच्छे से स्टार्ट लेता है और वादे के मुताबिक उसने उस आइलैंड पर अपने फ्रेंड के पास कोई बोट भी भेज दी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ओविन का फ्रेंड मर चुका था और यहाँ पर थॉमस की कहानी कंप्लीट हो जाती है। कहानी सुना देने के बाद थॉमस उस राइटर से पूछता है कि क्या तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे, जिस पर राइटर कहता है कि जी हाँ, लेकिन मैं इस स्टोरी को एक ऐसा मोड़ दूंगा जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगी। इसके बाद हमें काफी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस राइटर ने बुक लिख दी और वो काफी फेमस भी हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।